पवित्र धरती श्री अमृतसर साहब, सारी प्रेस, इलैक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, जिन्हें भी मंचा तुसी रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा स्वागत है, बहुत बहुत मेहरबानी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कुछ यहो जे इतिहासिक ऐलान अज थोड़े सामने करांगे जो पहला कभी किसी ने सोचे नहीं सी। देश नूं आजाद होए नूं 75वां साल लग गया, पर जो आज़ादी शहीदां ने अपने सुपनियां दे विच सोची सी, वो आज़ादी आम लोगों के घर तक पहुंची नहीं। वो सिर्फ बड़े बड़े महलों तक या लाल बत्ती वालियां गड्डियां तक सीमित होकर रह गई। जो शहीदां की सोच सी वो किते ना किते धुंधली पैंदी नजर आ रही है। हैरानी दुख उस वेले हुंदा जदों कोई 90 साल का बजुर्ग सानू ये कह दिंदा, पुत्त इन्हां नालों तां अंग्रेज ही चंगे सी। फिर सानू इस गल का दुख हुंदा है कि असीं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह वर्गे, लाला लाजपत राय जी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह वर्गे इन्ने हीरे असीं क्यों गवा लए? फिर जे असीं अजे भी अंग्रेज़ां नूं यही कहना है कि चंगे सी, तो इसदा मतलब किते ना किते लोग जिहड़े ने जिन्हां ने बाद दे विच देश जिन्हां दे हत्थ च आया उन्होंने इन्ने दुखी करते कि वो चंगे कहा थे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी एक अंदोलन चों निकली है। आज़ादी तो पहला शायद इदा हुंदा हो, असीं उदों है नहीं सी, पर आज़ादी तो बाद पहली बार है जो आम आदमी पार्टी का कोई शो, रोड शो होता है या रैली होती है, 3-4 नारे जिहड़े ने वो इक्को माइक तो आज़ादी तो बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी लाउंदी है। इक्को माइक तो 3-4 नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, बोले सो निहाल। सो आम आदमी पार्टी एक धर्मनिरपक्ष पार्टी है, सारे धर्मों का सत्कार करते हैं। अज मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के सुप्रीमो ने 3 दिन पंजाब के दौरे पे ने। एक खास ऐलान जो कि दिल्ली च इन्होंने करता, पंजाब के वास्ते अज खास ऐलान करना आए ने। मैं चाहूँगा कि मीडिया सामने सीएम साहब संबोधन करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों की कुर्बानी और उनके संघर्ष और उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियां दी और संघर्ष किया उनको सबको अगर देखें तो 2 शख्सियत ऐसी नज़र आती हैं जो एक तरह से पूरे आज़ादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हैं बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह। ये 2 आज़ादी के दीवाने ऐसे थे, ये 2 शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा जितने भी लोग, जितने भी आज़ादी के सेनानी हुए, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम केवल फैन नहीं हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं।
और ये मैंने कई जगह बोला है कि आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर, हार्ड मास का ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर कभी पैदा हुआ था, कभी चला था। वो बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था, जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया, मेरा अपना मानना है कि आज जितना मैं उनको पढ़ता हूं, जितना हम लोग उनके बारे में, उनके विचार और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आया था। एक गरीब घर में जन्मे, बहुत ही गरीब, महार जाति से आते थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा उनको अछूत माना जाता था, छुआछूत का उन्होंने सामना किया। क्लास में जाते थे, क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, क्लास में नहीं घुसने देते थे। वो शख्स जो एक छोटे से गांव से इतने गरीब घर में, उनके खाने को नहीं था, कई भाई बहन थे, वो वहां से निकल के वो शख्स अमेरिका से और लंदन से 2 पीएचडी की डिग्री लेके आता है। मैं तो सोच रहा था 1914-15 में इंटरनेट भी नहीं था, कोई जानकारी भी नहीं थी, उनको पता कैसे चला होगा कि अमेरिका में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलते हैं, वो पता नहीं उन्होंने कैसे सारा, और फिर स्कॉलरशिप का इंतजाम किया और फिर वहाँ गए और फिर वहाँ से पीएचडी करी और 2 पीएचडी करी। आज के ज़माने में एक विदेश से, हम अपने बच्चों को कईयों को विदेश भेजना चाहते हैं, एक पीएचडी करना मुश्किल है, एक बाहर से पढ़ाई करना मुश्किल है। उन्होंने 2-2 पीएचडी करी, मास्टर्स की, खूब सारे कई सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी। उसके बाद देश का संविधान लिखा, देश के कानून मंत्री बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया। उनके और शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। दोनों चाहते थे कि देश आज़ाद होने के बाद सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, देश के अंदर तरक्की हो, जात पात या धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। कोई अपनी जिंदगी में सफल होता है, ये इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुआ। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में, 23 साल में आदमी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या बनूंगा, फिर एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के नाम जान कुर्बान कर दी। तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। जितनी बार हम उनको देखेंगे, उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनकी कुर्बानी याद आएगी और उनके विचार याद आएंगे। तो दिल्ली सरकार, मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पे चलेगी। पंजाब सरकार भी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलेगी। मान साहब भी कुछ? बहुत इतिहासक फैसला है। आम तौर पे तुसी देखते हो सरकारी दफ्तरां दे विच प्रधानमंत्री दी ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ,
उन्होंने अपनी किताबों के विच लिखिया, चिट्ठियां च लिखिया, मैं पढ़िया बहुत, कि आज़ादी तो बाद देश किन्ना हत्थां जाऊगा। उन्होंने शक जिहड़ा बिल्कुल सही, उन्होंने डर जिहड़ा बिल्कुल सही साबित होया कि जिन्ना हत्थां दे विच देश आज़ादी तो बाद गया, शायद अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि असी 200 साल च इन्हां ने लुट सके जिन्ना ने 60-70 साल च लुट लिया अपने ने। अंग्रेजी के एक राइटर ने वो इंडिया आए, उन्हें इंडिया बारे किताब लिखी कि भारत जो मल्टीकल्चरल कंट्री है, जिथे लोग एक दूजे को आपस च लुटी जाते। जे कोई बैंक के पैसे मार के बाहर जाता है, उन्हें सिंगापुर तो नहीं लुटिया ना। जे कोई इतों करोड़ों रुपये का कपड़ा करके बाहरले मुल्क भेज देता, उन्हें कोई मलेशिया तो नहीं लुटिया ना। सो अपने मुल्क में यार असी लुटी जाते हैं। सो शहीद आजम भगत सिंह इन्ने ज्यादा देश के दीवाने सी कि जिस वेले वो चंद्रशेखर आजाद जी को गए चिट्ठी लैके अपने प्रोफैसर की, लाहौर कॉलेज के प्रोफैसर, तो उत्थे पहले दिन ही उन्होंने एक ड्यूटी मिल गई कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सीम साहब कि कोई सेठ सीगा, धनी सेठ सीगा, भी उहदे घरे डाका मारना है, पैसे लेके उन्हें कोई पार्टी चलाने वास्ते पैसे चाहिए। पर एक ही करके उन्हें कहा भगत सिंह की ड्यूटी से एक होर मुंडे की ड्यूटी लग गई। पहले दिन पिस्तौल मिल गया कि तुसी वो बाहर सौंदा है विहड़े दे विच, वड्डी उहदी हवेली है, तुसी उहदी कनपट्टी ते पिस्तौल रखना है, बाकी काम असीं अंदरों कर लांगे। उन्होंने चलो भगत सिंह ने अपनी ड्यूटी निभाई ते लुट लिया खजाना उतों। तो जाते जाते रस्ते जो जिहड़ा नाल दा मुंडा सी उन्हें दस्सिया, कहता जनाब जिहड़े नवे आए ने सरदार भगत सिंह, इन्हां दे हत्थ कंब रहे सी जिस वेले पिस्तौल रखिया सी तां कंब। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने पूछा, प्रधान सी, कहते भगत सिंह हाथ कंब रहे सी? कहते पंडित जी हाँ। की गल फिर? कल तो बड़ी बड़ी गल्लां करदा सी देश वास्ते। कहता यह जी गल कही भगत सिंह ने, वो कहते पंडित जी मैथों अपनियां ते पिस्तौल नहीं ताणिया जांदा, भावें अमीर सी पर है तो भारती सी। गोरियां दे तुसीं जिथे कहोगे निशाना इत्थे लाउणा इत्थे ला लूंगा, हत्थ नहीं कंबदा। अपनियां ते पिस्तौल नहीं ताणिया जांदा। उस तो बाद चंद्रशेखर आजाद होरां ने अपने भारतीयां दे घरां दे विच कोई पैसे पूसे लैने या कोई बंद करता, वो फिर गोरियां का खजाना लेके जाना दी ट्रेनां लुटन लगे। भगत सिंह का पहले दिन ये कहा कि मैथों अपने हाथ पिस्तौल नहीं ताणिया जांदा, इन्ने ज़्यादा देशभक्त सी। सो भगत सिंह उन्होंने आज़ादी लियांदी, बाद विच बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उस आज़ादी की व्याख्या की कि समानता किवें आऊगी, सबनूं समानता लेके आओ कि ये ना हो कोई छूट छाट या जिवें कोई किसी नाल जात पात ते होवे। सो इन्हां दोनों का जिहड़ा सुमेल है वो बहुत ही कमाल है। सो मैनूं बड़ी खुशी है, मैं खुद शहीद आजम भगत सिंह बहुत बड़ा फैन है। मैं कल्ला नहीं, बहुत लोग ने जो फॉलो करते हैं। सो मैं तो जो MP जित के सर्टिफिकेट मिलता, मैं शहीद आजम भगत सिंह के पिंड आके खटखड़ कला मत्था टेक के मैं उत्थों आशीर्वाद लैना। सो मैनूं बड़ी खुशी है कि सीएम साहब ने फैसला किया है कि पंजाब के हरेक सरकारी दफ्तर दे विच शहीद आजम भगत सिंह ते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगूगी। विधान सभा के शहीद आजम का बुत लाया हुआ है, दिल्ली विधान सभा बुत लगे हुआ है, दोनों के तो बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी कोई सवाल करना। अरविंद जी, जो नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया में जो चक्कर आप पूर्वी हल्के में हो रही है, उसमें जो लोकल मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उनकी बात नहीं हो रही, निजी रंजिशबाजी एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत सही बात कही। आपने, मैं एक बारी बोल देता हूँ क्योंकि हो सकता है लोगों को आपका प्रश्न ना समझ आया हो। इन्होंने प्रश्न किया है कि
अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया दोनों लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं। जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। हमारा भी यही कहना है कि ये दोनों एक तरह से बहुत बड़े पॉलिटिकल हाथी हैं जिनके पैरों के नीचे जनता कुचल जाती है। जनता को कोई लेना देना नहीं है, वो इनको क्या गाली देता है, कितनी गंदी गाली देता है, वो इसको क्या गाली देता है। जनता को तो ये चाहिए मेरी बिजली आ जाए, मेरे घर के सामने की बिजली, सड़क ठीक हो जाए, पानी आ जाए, मेरे स्कूल ठीक हो जाए। वो बात केवल और केवल हमारी वहां से जो कैंडिडेट है डॉक्टर जीवन ज्योत, केवल डॉक्टर जीवन ज्योत घर घर जा रही है। उसको आप मीडिया में नहीं देखोगे, बेचारी आम औरत है, आम महिला है, वो बात कर रही है। अगर अमृतसर ईस्ट से अब सिद्धू साहब तो कई साल हो गए उनको एमएलए बने हुए, लोग बताते हैं कि फोन करो तो फोन नहीं उठाते, मिलने जाओ तो मिलते नहीं हैं, अपने हल्के के लिए कभी कुछ किया नहीं है। तो ये जो महिला है हमारी डॉक्टर जीवन ज्योत, ये आम महिला है, इसके पास लोग जाया करेंगे तो ये मिलेगी। इसको रात को 2 बजे भी बुलाएंगे तो ये उठ के आपके सुख दुख में काम आएगी। मजीठिया हैं वो, बस मैं तो इसको हराना है। अरे हराना है, जनता का क्या, तुम आपस में लड़ोगे, उनका कोई लेना देना नहीं अमृतसर ईस्ट से मजीठिया का, वो केवल नवजोत सिंह सिद्धू को हराने आए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इस बार जनता एक बटन दबा के जीवन ज्योत को जिता दे और एक ही बटन से ये दोनों हार जाएंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन से बाहर निकली थी तो आपने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यहाँ पर बहुत से तो नए कैंडिडेटों चेहरों को मौका दिया गया था। अब जब इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। क्या आम आदमी पार्टी को जनता के बीच से नए चेहरों का चयन नहीं कर पाई या कुछ और वजह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि किसी भी पार्टी की विचारधारा और उस पार्टी का मैनेजमेंट उसकी टॉप लीडरशिप से डिसाइड होता है। दूसरी पार्टियां खराब है क्योंकि उनके टॉप के लीडर खराब हैं, तो वो नीचे वैसे ही लोगों को लेके आते हैं, वैसा ही उनकी सरकारें चलती हैं। दूसरी पार्टियों में भी लेकिन अच्छे लोग हैं जो वहां पे बड़े घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं तो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी आ गई, अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। मैं तो सारी पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि जो जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं काम करना चाहते, ऐसे लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के आ जाओ। सर, एक मेरा सवाल है, 2 सवाल है। एक तो ये कि भगवंत मान को जब आप बोलते हैं कि कट्टर ईमानदार, ये विरोधियों को ये शब्द अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जो है मिलकर पंजाब में घुसना चाहती है, बी टीम के तौर पर काम करती है। तो पहला प्रश्न आपका, एक बार ये माइक दे दो, इनके प्रश्न बड़े अच्छे हैं, जरा जनता को माइक वो भी सुनाई दे जाए कि प्रश्न। सर, मेरा सवाल ये है कि पहले वाला एक बार पूछना, फिर दूसरा बात। बिल्कुल पूछ रहा हूँ कि भगवंत मान को कट्टर ईमानदार कहा जाना जो कहीं न कहीं विरोधियों को अच्छा नहीं लग रहा। कट्टर ईमानदार की डेफिनेशन क्योंकि वो इसलिए कि जब मैं इनको कहता हूं कि वो कट्टर ईमानदार हैं तो उनको लगता है कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो वो डिफरेंस बड़ा साफ हो जाता है। वो लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, हर फाइल साइन करने के पहले देखते हैं इसमें कितने पैसे कमा लूं, कोई उनसे मिलने आता है इससे कितने पैसे नोच लूं। वो केवल और केवल पैसा लूटने के बारे में सोचते हैं। और ये आदमी केवल और केवल पंजाब के बारे में सोचता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे भगवंत मान की भी तारीफ करते हैं लेकिन खुद को भी ईमानदार बताते हैं। देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। दूसरा सवाल फिर मेरा जो था कि आम आदमी पार्टी के सहारा लेकर भाजपा जो है पंजाब में आना चाहती है, ये कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं कि एक तरफ जब आपने भगवंत मान जी को सीएम कैंडिडेट बनाया, दूसरी तरफ ईडी की रेड होती है और 2 वीडियो पैरेलल चलाई जाती है। एक तरफ ये कि अपना भगवंत मान जी चेहरा बने हैं, दूसरी तरफ भाजपा जो है वो शो कर रही है कि अपना जिस तरीके से कि पंजाब में उनको अभी किसान आंदोलन के बाद जो है पंजाब में घुसने नहीं दिया जा रहा। आप सहारा लेके जो है वो आप ये कहना चाहते हो कि भाजपा को कह के चन्नी साहब पे ईडी की रेड मैंने कराई है? अगर मैं इतना पावरफुल हूं तो फिर तो मैं 2-4 के ऊपर और करा दूंगा। मेरे ऊपर तो उन्होंने ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, मेरे बेडरूम में घुस गए थे वो लोग।
अगर मेरा बस चलता मैं क्यों कराता। केजरीवाल साहब, हर पार्टी ये सभी आप भी कर रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं ने पंजाब को लूट लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, तो जो पैसा लूटा गया, जिन्होंने बड़े बड़े महल खड़े किए या किसी तरह से वो संपत्तियां उनके पास है, उसको लेकर कोई आपके पास कोई प्लान है? एक कमेटी का गठन किया जाए, एक पैसे वसूल किए जाए? मेरा सवाल एक पैसे का हिसाब लेंगे, एक पैसे का हिसाब लेंगे। जितना इन्होंने लूटा है सारा पंजाब का पैसा वापस लिया जाएगा। एक गल हो रहा है सर कि कहा जाता है कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। मेरा सवाल है कि वो कर्ज 3 लाख करोड़ कर्जा खर्चा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ? ना तो कोई स्कूल बनाया है उन्होंने पिछले 20 साल में, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना अस्पताल, ना कोई सड़क। वो तो नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे हैं कि इन सब नेताओं की जेबों में गया पैसा सारा। तो 14.5 साल सिद्धू साहब उनके साथ थे, पिछले 14.5 साल से 9.5 साल हो गए बीजेपी और उसके अकाली दल के, और 5 साल इनके, 14.5 साल सत्ता का हिस्सा है। अभी भी सिद्धू साहब कह रहे हैं बदलाव की राजनीति आएगी। अरे किसको बदलाना चाहते हो आप? हम कह रहे हैं कि इनको बदलाव। तो राहुल गांधी के सामने उन्होंने कहा, शरियाम कहा कि मुझे कोई फैसला लेने की शक्ति देना, मुझे दर्शनी घोड़ा मत बनाना। वो तो अपनी लड़ाई, उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई पंजाब को सुधारने की लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। अरविंद जी, जो लास्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में धर्मांतरण को लेके कानून क्यों नहीं बनाते? पंजाब में जो धर्म की राजनीति करते हुए केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं कि पंजाब में ये। देखिए, मेरा अपना ये कहना है, किसी भी व्यक्ति को कौन से धर्म में मानेगा, जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को मानेंगे, किसी और धर्म, ये सबका अपना निजी मामला है। इसमें हस्तक्षेप देने का किसी को अधिकार नहीं है। आप इस भगवान को मानते हो, आप उस भगवान को मानते हो, आप इस धर्म में विश्वास रखना चाहते हो, आप दूसरे धर्म में जाना चाहते हो, ये सबका निजी मामला है। इसमें किसी सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक मिनट उनका प्रश्न तो पूछा होता है, तो उनका छोड़ दूं, उनका जवाब ना दूं, उनका जवाब ना दूं? आपका प्रश्न जवाब देंगे, लेकिन पहले उनका सुनिए आप। ऐसे ये बदतमीजी नहीं चलेगी, ये गलत बात है ये। लेकिन किसी भी व्यक्ति से लालच देके, धमकी देके, जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन करना गलत है। इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा अपना मानना है, मुझे कुछ वकीलों ने बताया, लेकिन इसको और एग्जामिन करने की जरूरत है कि आज जो देश का कानून है, उस देश के कानून में सफिशिएंट धाराएं हैं और सफिशिएंट प्रावधान है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसको जबरदस्ती करने से रोका जा सके। आज भी देश के अंदर सफिशिएंट प्रावधान है। नया कानून बनाने की जो बात है, ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये पॉलिटिकल इशू है। ये इन लोगों को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो कर रहे हैं पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है कि जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन करना, ये गलत काम है। हाँ जी। अमरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए पंजाब में मामला गंभीर रहा है। वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो विरोध है वो सिर्फ जथेबंदियां कर रही हैं। अभी भी आपके पास मैसेज मिला होगा कि बाहर भी कत्ल हुए हैं, तो क्या अड़चन क्या है प्रोफेसर? मैंने कल भी इसका डिटेल में जवाब दिया था, दोबारा आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, ये सेंसिटिव मामला है। इस पे केवल और केवल अकाली दल गंदी राजनीति कर रहा है और हम इस गंदी राजनीति की कठोर निंदा करते हैं। जो अकाली दल कर रहा है, ये गंदी राजनीति कर रहा है, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो एलजी साहब के पास है, केंद्र सरकार के पास है। लेकिन इसका मैं प्रोसेस समझा देता हूं। ये कैसे, एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ये डिसाइड करता है, जितने भी मामले आते हैं, केवल ये नहीं, किसी का मामला आया रिहाई का, वो डिसाइड करता है करना है कि नहीं करना। किसी का मामला आया सजा कम करने का, वो डिसाइड करता है। किसी का मामला आता है कि सजा माफ करनी है, वो डिसाइड करता है। उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में जज बैठते हैं, उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में अफसर बैठते हैं, उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में पुलिस अधिकारी बैठते हैं, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं।
उसमें मुख्यमंत्री की कोई दखलंदाजी नहीं है। वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली जो भी मीटिंग होगी, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूं कि मैंने जब मेरे नजर में ये बात आई, मैंने तुरंत, मुख्यमंत्री तक सारी बातें पहुंचती नहीं है, लेकिन मैं पिछले 2-3 जब यहां पे आया पंजाब के दौरे पे, तो कुछ लोगों ने मेरे से ये जिक्र किया, तो मैंने होम सेक्रेटरी को, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को तुरंत फोन करके बोला है भाई सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाओ और ये इंश्योर करो कि अगली मीटिंग के अंदर एजेंडा में इनका भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एजेंडा के अंदर इसका, क्योंकि मामले बहुत होते हैं, एक मीटिंग में मान लो इनके पास 100 मामले आ गए, 150, मैंने कहा इनका होना चाहिए और ये डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा ना कर दो कि 300 मामले रख दिए और इसको 300 और बोल दिया कि, तो अगली मीटिंग में मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि ये मामला एजेंडा में होगा और ये डिस्कस होगा। उसका जो भी नतीजा होगा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का, वो फिर फाइल एलजी साहब के पास जाती है और एलजी साहब उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। तो आप इंतजार कीजिए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली मीटिंग का, मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि जल्द से जल्द हो। एक और बात है इसी में, अभी यहाँ पे मजीठिया या सुखबीर बादल भी पीसी करेंगे कहीं, उनको ये जरूर पूछ लेना कि जो उनके परिवार को मतलब बर्बाद करने वाले सुमेश सैनी थे, उनको डीजीपी किसने बनाया था, ये पूछ लेना। फाइल का अच्छा पता ही, फाइल कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है।